आपने देखा होगा जब पास्ता बनाया जाता है तो पास्ता जब बनाया जाता है तो उसमें पानी में पहले नमक डाला जाता है और पानी में नमक डालने के बाद आपका पानी को खौलाया जाता है, उसके बाद पास्ता डाला जाता है। कभी आपने ये गौर किया कि हम चाहते तो पानी डालते, पानी के साथ पास्ता डाल देते, फिर बाद में नमक डालते, उसके बाद गर्म करते, पर आपने जनरली ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा पानी डाला गया, नमक डाला गया, उसको गर्म किया गया, उसके बाद पास्ता को डाल करके उसे उबाला गया। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? तो इसका जवाब हमारे आज के क्लास में छुपा हुआ है। ठीक है, आज का क्लास जो है हम लोग को यही सारे एग्जाम्पल का आंसर देता है, जिसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमारे पास जब भी कोई सॉल्यूशन होता है तो ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें सीधी सी बात है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो मेरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्यूशन को डाल करके जब इसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने से क्या होता है कि इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जो ये मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमें बताया था जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, सबसे पहली बात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब को समझो। एलिवेशन मतलब होता है क्या? बढ़ना। किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर ये तो समझ में आ गया कि एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि सर वैसा टेम्परेचर जहां पर कोई लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट कर देता उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो जो क्लास 9th में आपने ये डेफिनेशन पढ़ा था, ये क्लास 9th के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा डेफिनेशन था। ठीक है, पर जैसे आप क्लास 11th में आते हो, क्लास 12th में आते हो, तो अगर आप ये चीज को बोलोगे कि सर वैसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल इट कॉल इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का ये आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो बात आया सर आखिर एग्जैक्ट डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का होता क्या चाहिए? तो एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में बोला जाता है क्या कि द टेम्परेचर at which boiling the temperature at which the vapor pressure of solvent becomes equal to its atmospheric pressure and the liquid starts to boil is called boiling point of solution। ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, देखो होता क्या चाहिए, जब आप किसी भी सॉल्वेंट को गर्म करते हो तो सॉल्वेंट को गर्म करते हो तो सीधी सी बात है कि सर सॉल्वेंट जब गर्म होगा तो सॉल्वेंट गर्म करके क्या करेगा, सॉल्वेंट का आपका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर लगातार बढ़ते चला जाएगा। ये वेपर प्रेशर कब तक बढ़ते चला जाता है? ये वेपर प्रेशर तब तक बढ़ते चला जाता है जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होता। चलिए ग्राफ से इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि इधर हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर, इधर हम ले लेते हैं टेम्परेचर। ठीक, हमको पता है क्या कि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है वहां का वेपर प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो ये रहा सर मेरे पास 1 atm का आपका वेपर प्रेशर, यहाँ पर 1 atm है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कोई एक लिक्विड ले रहे हैं। ठीक, मान लो कि ये मेरा कोई एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड ए आप मान सकते हो। इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये वेपर प्रेशर कब तक बढ़ेगा? ये वेपर प्रेशर तब तक बढ़ेगा जब तक इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर नहीं आ जाए। जैसे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है तो आपका जो लिक्विड होता है वो बॉइल करना स्टार्ट हो जाता है। और वैसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। अब यहां पर हम क्या जानते हैं कि सर ये मेरा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, तो इसको पी नॉट से दिखा देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि सर ये जो मेरा टी नॉट बी, इसको ले लेते हैं। टी नॉट बी ये हमें बता रहा होता है कि ये आपका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए है। ठीक है। अब हम क्या किए, इसमें कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए। जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बना दिया, मेरा सॉल्यूशन। तो जैसे ये सॉल्यूशन बनाया तो इसका वेपर प्रेशर, सीधी सी बात है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो इसका ग्राफ हम लोग ऊपर से नहीं लेकर के नीचे से लेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसका ग्राफ क्यों नीचे से हुआ। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला है, वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, जैसे इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज किया आपका सीधा सा बात है इसका ग्राफ नीचे हो जाएगा। अब फिर इसको हम लोग, ये जो मेरा सोल्यूशन है इसको हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे। इसको जैसे जैसे हीट देंगे इसका टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा, इसका वेपर प्रेशर बढ़ते चला जाएगा। ये कब तक बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक ये 1 atm के बराबर नहीं आ जाए। जैसे ये 1 atm के बराबर आएगा, अब इसका भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। तो जैसे इसका एटमॉस्फेरिक के बराबर आ गया, ये लिक्विड भी बॉइल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये लिक्विड भी स्टार्ट करेगा बॉइल करना, तो यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर को इसका जो वेपर प्रेशर है इसको हम लोग P से इंडिकेट करके चल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमने इसको एक काम करते हैं, इसको पी नॉट बी ले लो ताकि सारा चीज आसान होगा समझने में। ये हो गया पी नॉट बी, ये हो गया मेरा क्या चीज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, चूंकि ये मेरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है तो इसको हम लोग जो है इसको हम लोग टीबी से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये टीबी से इंडिकेट करते हैं। ये जो मेरा टीबी है, ये टीबी मुझे बता रहा है कि ये मेरा टेम्परेचर है प्योर सॉल्यूशन का। ठीक, अब गौर करो, जब आपने प्योर सॉल्वेंट लिया था तो उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर था। जैसे आपने क्या किया कि इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया तो ये जैसे सॉल्यूशन बन गया, तो इसको जैसे आपने सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो पहले यहाँ पर था, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो यहाँ पर शिफ्ट कर गया। अब जैसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर गया तो ये मेरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये मेरा चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। तो ये जो मेरा चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, जिसको हम लोग, ये जो चेंज है, इस चेंज को हम लोग डेल्टा टीबी से इंडिकेट करते हैं। और यही डेल्टा टीबी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ में आ गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बताता है, जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप किसी सॉल्वेंट में मिलाते हो तो जो मेरा सॉल्यूशन तैयार होता है उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट हर हाल में बढ़ जाता है। और ये जो मेरा कितना बढ़ गया, ये जो डिफरेंस है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जहां आपका जो टीबी है, ये मेरा टीबी जो है, ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को बताता है। टी नॉट बी जो है, ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को बताता है। आपका जो पी नॉट बी है, ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी को बता रहा है, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को बता रहा है, और पीबी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को बता रहा है। ठीक है, ये जो आपका डेल्टा टीबी आया, इसी को हम लोग जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जब भी आपको निकालना रहेगा तो हमेशा याद रखना कि बड़ा वाला से छोटा वाला को घटा करके निकालते हैं। अब जो बड़ा वाला से छोटा वाला को घटा करके निकालते हैं तो देखो हमेशा कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे टीबी माइनस टी नॉट बी था या टी नॉट बी माइनस टीबी था। तो दिमाग में चला लेना कि सर जब हम प्योर लिक्विड को लेते हैं तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है। जैसे सॉल्यूशन इसमें मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, मेरा सॉल्यूशन तैयार हुआ। सॉल्यूशन का टॉपिक में ही बोल दिया, एलिवेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा और आपका जो सॉल्यूट जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट पीछे आएगा। तो इसको हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम लोग जो बोला गया कि कभी भी किसी भी सॉल्यूट का जो आपको बॉइलिंग पॉइंट वगैरह निकालना रहता है तो ये आपका मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूला को देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, देखो
It was found that experimentally it was found that मतलब एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि ये जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है तो हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कांस्टेंट, इसको हम लोग केबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा केबी है, ज्यादा अच्छा लगेगा। N2 हो जाएगा मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता था? WB/MB पुनः 1000/WA इन ग्राम। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस वाले फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट का कितना एलिवेशन है उसको आसानी से कैलकुलेट करके रख सकते हैं। अब बात आया कि सर ये जो आपका केबी है ये आपका केबी किसके बराबर होगा? तो ये केबी जो कि मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं और इसका जो नाम है इसको हम लोग जो है इसको हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग जानते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको दूसरा नाम होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। आपका ये जो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है ये टोटली आपका जो है कांस्टेंट वैल्यू होता है और अलग अलग सॉल्वेंट के लिए ये आपका वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे अगर हम सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो एक साइड हम लोग ले लेते हैं सॉल्वेंट को, एक साइड हम ले लेते हैं इसको केबी को। ठीक है, इसका यूनिट याद रखना, इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। कैसे हुआ निकाल करके दिखाते हैं। ठीक है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसका जो केबी का वैल्यू है वो भी अलग अलग होता है। इसमें आपको जैसे अगर वाटर का बोला जाए तो इसका वैल्यू होता है 0.052। ठीक है, सॉरी 0.52। अगर हम वाटर के जगह अगर हम बेंजीन को लेते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 2.53 के बराबर। अगर डाईइथाइल ईथर को लेते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 2.02 के बराबर। मतलब मान करके चल लो कि आपका अलग अलग जो सॉल्यूशन होता है हर एक सॉल्यूशन का केबी का वैल्यू अलग होता है। बात आया कि सर क्या हमको ये सारा केबी का वैल्यू को याद करना पड़ेगा? नहीं, कभी भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपको बस ये पानी का याद रख लेना कि पानी का जो वैल्यू है 0.52, केवल आपको इसी को याद रखना। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं ये जो मेरे पास जो ये केबी आया इस केबी का आपका डेफिनेशन क्या होता है। देखो कोई भी कांस्टेंट का जो डेफिनेशन होता है वो निकालना बहुत आसान होता है। क्लास हम लोग 9-10 से सारे के सारे का डेफिनेशन निकालने के लिए सीखे थे। क्या करेगा अगर हम निकाले थे क्या फॉर्मूला, हम यहाँ पर फॉर्मूला निकाले थे डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू WB/MB इंटू 1000/WA, ये था मेरे पास। ठीक है, अगर हमको केबी का यूनिट को निकालना है तो केबी का यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कर लेते हैं इफ WB/MB इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, क्योंकि ये वेट बाय मोलर मास यानी कि मेरा क्या चाहिए था नंबर ऑफ मोल था। ठीक है, तो चूंकि ये मेरा नंबर ऑफ मोल था तो इसको हम लोग सीधे से बात है 1 मोल ले लेते हैं। ठीक है, और जो मेरा यहाँ पर सॉल्वेंट है इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, ये जो मेरा सॉल्वेंट है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट बताता था, इसको हम लोग ले लेते हैं 8 kg। अब यहाँ से खुद से ट्राई करो, अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन खुद से ट्राई करो आपसे। जब आप इसका डेफिनेशन निकालने के लिए जाओगे तो आप क्या पाओगे कि यहाँ पर जो मेरा डेल्टा टीबी है वो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ गया सर केबी के। तो बोला क्या जाता है कि अगर आप कोई भी 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को 1 kg वाटर में डिसॉल्व करते हो, ध्यान देना 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अगर आप 1 kg पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उसी को हम लोग केबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते क्या, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in 1 kg of solvent is called the
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। ठीक है, याद रख लेना कि एक मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में डालने पे जो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है सॉल्यूशन का, उसी को हम लोग केबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर यूनिट के बारे में बात करें कि सर इसका यूनिट क्या होगा, तो अभी बोला था केल्विन केजी पर मोल। कैसा आएगा देख लो, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलालिटी। तो यहाँ से अगर हम केबी निकालना चाहे तो केबी इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा टीबी बाई मोलालिटी। डेल्टा टीबी का आने का मतलब क्या हो गया सर, इसका होता है केल्विन। मोलालिटी का आने का मतलब क्या हो गया सर, मोल पर केजी। तो यहाँ से अगर हम यूनिट निकाले तो क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सर केबी का यूनिट। पहले ही बोल दी, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए वैल्यू अलग अलग होता है। सॉल्यूट आप कुछ भी डालो, आपको सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो तो उसमें हम लोग क्या फोकस किए थे कि सॉल्यूट से लेना देना है, पर ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म कब भी होता है तो वो आपका सॉल्वेंट का होता है, तो जो भी लेना देना होगा वो सॉल्वेंट का होगा। आपका पानी का बात करेंगे, आप पानी में चीनी डालो, चाहे पानी में नमक डालो, चाहे पानी में अल्कोहल को डालो, आप पानी में कुछ भी डालोगे उसका जो केबी का वैल्यू होगा वो 0.52 केल्विन केजी पर मोल के बराबर होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, अच्छा एक बात बताते हैं, यहाँ पर जो बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो पानी का जो केबी का जो वैल्यू होता है, वो पानी का जो केबी का जो वैल्यू है वो आपका 0.52 केल्विन केजी पर मोल के बराबर होता है। क्या इसको कोई तरीका से निकाला गया था या बस ऐसा ही किसी को रात में सपना आया और उसने इसको बता दिया? तो ऐसा नहीं है, जो आपका केबी होता है वो केबी दो फॉर्मूला से निकाला सकता है। आपको ये दो फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर आपको केबी निकालना है तो। ठीक है, ऐसा स्कूल का एग्जाम में ये सारा चीज नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्कूल में इतना डीपली पूछता नहीं है। पर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आप नीट से ही वगैरह देने जा रहे हो, तो इस फॉर्मूला को एक बार याद कर लेना। अगर केबी किसी का भी निकाला जाता है तो किसी भी सॉल्वेंट का केबी निकालने का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट है आर टी वी नॉट का स्क्वायर बाय 1000 इंटू एल इंटू वी, जहां पर एल भी आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसको हम लोग सीक्रेट एनर्जी के नाम से जानते थे, क्लास 9 का प्लेलिस्ट में बताया होगा, उसको जाकर के देख लेना अगर नहीं पता है तो। ठीक है, ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया, सीक्रेट एनर्जी। ठीक है, आपका टीबी नॉट आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया यहाँ पर। ठीक, और अगर मान लो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू अगर दे दिया आर, तो ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला वैल्यू होता है 8.314 या 0.0821 या 0.0831 वाला, उसको भी याद रख लेना। ठीक है, अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ रहेगा तो आप इससे सॉल्व कर लेना, और अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप ये एलबी की जगह एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से पुट करके निकाल लेना। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो पानी है, इस पानी का जो केबी का वैल्यू है ये आपका 0.52 क्यों आया। ठीक है, हम इस पानी का चेक करके आराम से निकाल सकते हैं। पानी का निकालने के लिए दोनों में से किसी भी फॉर्मूला पे पुट करो, आसानी से निकल जाएगा। बस यहाँ पर हमको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर हमको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ रहेगा, दोनों बस इतना ही अंतर है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देगा तो इसमें पुट कर देंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देगा तो इसमें पुट कर देंगे। दोनों में जो मेरा आंसर है वो दोनों में मेरा आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला से पुट करके हम लोग सॉल्व करते हैं कि सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, देखो पानी के लिए केबी फॉर वाटर, इसको भी निकाल करके हम लोग देख लेते हैं कि वाटर का केबी वैल्यू क्या होता है। देखो आर यहाँ पर बोले, अगर मान लो कि 0.0821 रहे चाहे 8.314 रहे, इसके साथ एक होता है कैलोरी में जिसका वैल्यू होता है 2, तो यहाँ पर मान करके चलते हैं कि जो आपका आर है उसका वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी दिया हुआ है। हम टीबी नॉट का बात किए थे, तो जो पानी का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री को अगर हमको कन्वर्ट करना है केल्विन में तो ये 373 के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि स्क्वायर है तो 373 दो बार लिख दें 1000। अब इसके बाद आता है सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद रखना पानी का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है उसका वैल्यू होता है 540। ठीक, अब इतना को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक, ये तो हो गया आपका पहला वाला मेथड से। अगर हम दूसरा वाला मेथड से बात करें कि सर दूसरा वाला मेथड से केबी का वैल्यू कैसे आया, तो चलो दूसरा वाला से भी बात कर लेते। दूसरा वाला का फॉर्मूला क्या बने थे, सारा चीज वही होगा, बस आपका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह पुट कर लेना डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ एच डिवाइडेड बाय एम, जो आपका ऊपर चला जाएगा। आर का वैल्यू अब ये बोल दी, या तो आपका 2 दिया हुआ रहेगा या तो 8.314 दिया हुआ रहेगा या 0.0821 कैलोरी रहेगा। जैसा आपका
टर्म सारा दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पुट करना रहेगा। ठीक है, तो याद रख लेना कि यहाँ पर आर का वैल्यू अगर हम जूल में देते हैं तो ये होता है 8.314, क्योंकि आपका जो डेल्टा वेपराइजेशन है उसका वैल्यू जूल में दिया हुआ रहेगा, तो आर का वैल्यू जूल में ले लिए। अब बॉइलिंग पॉइंट तो वही होता है कितना सर, 373 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दी। ठीक है, मोलर मास अगर हम बात करें तो पानी का मोलर मास 18 होता है। इसके बाद डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा सर 1000। अब बात है कि सर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पानी का क्या होता है, तो ये होता है 4.079 into 10 to the power 3। ठीक है, फिर से इतना को सॉल्व कर लेना, आपका इसका भी वैल्यू आएगा 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपसे पास्ता वाला एग्जांपल पूछा था, अब आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि जो पास्ता जो बनाया जाता है, तो वो पास्ता जब बनाया जाता है तो पास्ता बनाने टाइम आखिर क्यों इस प्रोसेस को अपनाया जाता है कि आपका नमक को पानी के साथ डाला जाता है, उसके बाद पास्ता को गर्म किया और उसके बाद उसमें पास्ता डाला जाता है। चलो इसका रीजन बता देते हैं। जो आपका पानी था, ठीक है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या पता था कि सर जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जैसे आप अगर पानी में सीधा का सीधा पास्ता को डाल के गर्म करोगे तो पता चलेगा कि सर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ करके जो आपका पानी है वो उबलना स्टार्ट कर देगा। अब उबलना स्टार्ट कर देगा तो अगर मान लो कि आपने एक बार में 250 ग्राम 250 ग्राम अगर आपने पास्ता को डाला तो पता चलेगा कि कुछ पास्ता 100 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा से पक जाएगा, जबकि कुछ पास्ता जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा से नहीं पक पाएगा, तो वो कच्चा रह जाएगा। अब हम लोग तो देखते हैं कि पानी खोलने लगा, तो पानी खोलने लगा तो उसको उतार देते हैं, तो पता चलेगा क्या कि सर ये 250 ग्राम में से 200 ग्राम पास्ता तो अच्छा से पक गया, पर 50 ग्राम पास्ता कच्चा रह गया। जब आप खाइएगा तो यही 50 ग्राम पास्ता पूरा का पूरा 250 ग्राम पास्ता का टेस्ट को बर्बाद कर देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग करते क्या चाहिए, तो हम लोग सीधा सीधा वो जो पानी होता है उसमें नमक को डाल देते हैं। जैसे पानी में नमक को डाला मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से क्या हुआ, पानी का वेपर प्रेशर कम हो गया। पानी का वेपर प्रेशर कम होने से क्या चीज हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया अकॉर्डिंग टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो इतना देर से आपको समझा। अब जो पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल होने वाला था तो वो हो सकता है कि सर वो 100.1 या 100.2 या 100.3 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा। कितना में होगा वो आगे न्यूमेरिकल में भी करवा देंगे। ठीक है, अब जैसे उसका पानी का बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ गया तो अब पास्ता जो 50 ग्राम जो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल नहीं हो पा रहा था, अब वो भी बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट की वजह से वो 50 ग्राम भी बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट की वजह से आसानी से पक जाता है। और आसानी से पकने के बाद अब जब पानी खोलता है बढ़े हुए टेम्परेचर पे तो ये पूरा का पूरा 250 ग्राम पास्ता को 250 ग्राम पास्ता को इवनली पका देता है, जिससे हमारा पास्ता खाने में अच्छा लगता है और हमें किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, याद रखना चारों तरफ आपका केमिस्ट्री घुसा हुआ है, बस केमिस्ट्री को थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझोगे, चारों तरफ उसका एक्सप्लेनेशन को खोजोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन को खोज के रट्टा मारने का कोशिश किया तो थक जाओगे रट्टा मारते मारते। ठीक है, आते हैं और एक एग्जाम्पल देते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना जो आप ठीक जैसे पास्ता का एग्जांपल दिया सेम इसी हिसाब से आप मेरा दूसरा एग्जांपल का भी आंसर आराम से कमेंट बॉक्स में बताना कि जब आपका जो ठंडा प्रदेश होता है जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरता है तो वहां पर क्या किया जाता है कि जो आपका कार का रेडिएटर होता है तो कार के रेडिएटर में हम लोग जो है वो इथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्यों आपका कार में डाल दिया जाता है, कार के रेडिएटर में डाल दिया जाता है, अब आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दो, उसका भी जवाब कहीं ना कहीं ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक में ही छुपा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने ये जान लिया कि सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और उसका न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी पेन ले लो और आराम से इसके एक एक न्यूमेरिकल्स को देखो ताकि आपका जो है ये बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मेरा कोई एक क्वेश्चन है, इसको आइए सॉल्व करके देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करें। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 ग्राम ग्लूकोज को आपका 1 kg पानी में डिसॉल्व किया जाना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी गर्मी का टाइम आ रहा तो गर्मी का टाइम पे क्या होता है कि जैसे हम लोग स्कूल से घर आते हैं तो स्कूल से घर आते हैं तो मम्मी क्या करती है कि ग्लूकोज पानी में डाल करके घोल करके देती है। ठीक है, अब की बार जब मम्मी पानी में ग्लूकोज डाल करके घोल करके देगी तो पीने से पहले थोड़ा सा उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेना, मम्मी से छुप लेना तो फिर बिलना पड़ेगा।
ठीक है। तो उसमें एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि चेक करना है कि सर मेरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि घटा। क्योंकि अभी आपने पढ़ाया था कि आपके सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि सर जैसे कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को पानी में डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ जाता है। कितना बॉइलिंग पॉइंट पड़ता, यही तो हमको निकालना रहेगा। तो क्वेश्चन में बोला 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। आपको बताना है कि आपका फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ए प्योर वाटर का ये है। तो आपको बताना है कि अब जो मेरा नया सॉल्यूशन बना उस नया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ से इससे आपको पता चल गया कि सर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को पानी में डालें तो आपका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाने से पहले हमको फॉर्मूला क्या पता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है सर डेल्टा के बी टी बी बराबर के बी गुना डब्ल्यू बी बाई एम बी गुना 1000 बाई डब्ल्यू ए, ये चीज हमें पता है। अब देखो आपका क्वेश्चन में डाटा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो सीधा सा बात है सर वेट दिया है ग्लूकोज का, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया 18 ग्राम। उसी तरह से मोलर मास ग्लूकोज का ले लो, अगर आप ग्लूकोज का देखें तो C6H12O6 होता, कैलकुलेट करके देख लेना 180 ग्राम आता है। ठीक है, तो 180 ग्राम पर मोल। इट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम देखें तो 1 kg है, यानी कि 1000 ग्राम है। तो अगर हम मोलर मास अगर हम निकाले वाटर का तो ये हो गया सर 18 ग्राम पर मोल। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज। अब देखो प्योर वाटर का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है, वो कितना है सर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। दे चाहिए थे, आपको ये चीज याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपका केबी वाटर का दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ 0.52 केल्विन केजी पर मोल। याद रखना सीबीएसई एग्जाम में गिवन लिखने पे नंबर नहीं देता, तो आप इतना लिखोगे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये लाइन को लिखोगे तो फट से आपको फॉर्मूला लिखने पे 1 मार्क्स या आधा मार्क्स जो भी वहां पे अलॉटेड होगा आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला लिखने पे देता, गिवन पे नहीं देता। ठीक है, तो देखो अब हमको निकालना है कि सर जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, टीबी की टीबी नॉट की डेल्टा टीबी, पहले ये चीज दिमाग में आना चाहिए, टीबी की टीबी नॉट की डेल्टा टीबी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या बोले थे, टीबी लेने के लिए। तो यहाँ पर हमको निकालना है सर टीबी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलो अब पुट करते हैं, सारा चीज निकालने का भी पता चल गया। सर क्या दिया हुआ पता चल गया, क्या निकालना है सर पता चल गया, कैसे निकालना है सर आप खुद से बता सकते हैं। तो देखो केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ, केबी का वैल्यू दिया हुआ सर 0.52, तो केबी का वैल्यू 0.52 पुट किए। वेट ऑफ सॉल्यूट 80, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर बात करें तो सर 180 हो गया 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट का अगर हम बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये भी हो गया सर 1000। ठीक है, 1000 से 1000 गया, ये 10 बार में आपका कट गया। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.052, तो ये जो 0.052 आया ये आपका डेल्टा टीबी का वैल्यू आया। क्या हमको डेल्टा टीबी निकालना था, नहीं, हमको निकालना था सर टीबी का वैल्यू। तो हमको फॉर्मूला क्या पता, हमको ये चीज पता है सर कि जो मेरा डेल्टा टीबी होता है, मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। ये चीज हो गया टीबी माइनस टीबी नॉट। और टीबी का अगर हम देखें तो सर टीबी तो हमको नहीं पता, डेल्टा टीबी पता है, तो डेल्टा टीबी की जगह पुट करते हैं 0.052, टीबी की जगह टीबी रहने दो। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ था 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन, तो ये 373 हो गया। अब यहाँ से टीबी निकाल लो, ये उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 373.052 केल्विन। मतलब कहने का क्या हुआ कि पहले जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 373 केल्विन था। ठीक है, पर जैसे आप 1 केजी पानी को अगर आप खाली उबाल दो तो 1 केजी पानी को उबालने में आपको क्या होगा 373 केल्विन टेम्परेचर का जरूरत होगा। पर जैसे हमने उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाया तो 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट इलीव हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो 0.52 केल्विन बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, कभी भी नहीं, इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। हाँ, ज्यादा अमाउंट में मिला दोगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाए, वो अलग चीज हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट डाल दोगे, सॉरी बहुत ज्यादा सोल्यूट को डाल दोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बहुत ही बढ़ता है, 0.52, 0.53 या 0.01 या आपका 0.1। ठीक है, तो याद रखना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वही हम लोग को यहाँ से निकालना रहता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। याद रखना इससे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम देने के लिए सब बहुत अच्छा न्यूमेरिकल पूछेगा, जितना टाइप का न्यूमेरिकल हो सकता है वो करवा दे रहे हैं।
एग्जाम में आपका बोर्ड एग्जाम में जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है करवा दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल में बाकी क्वेश्चन का पीडीएफ सेंड कर देंगे, आराम से उसको बना लेना, जहां पर समझ में नहीं आए वीडियो को देख लेना, आपको वो बनने लगेगा। ठीक है, चलो आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 m aqueous solution of urea at 1 atm प्रेशर। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, आपको 1 मोलालिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया होगा। ध्यान देना, आपको एक्वस सॉल्यूशन यूरिया दिया होगा जिसका आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 m बताया, 1 मोलल बताया। आपको इस 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का आपसे बोला क्या कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है, अब बहुत कोई देखते के साथ रोना स्टार्ट कर देगा कि सर आपने बोला था WB/MB गुना 1000 भाई WA वाले फॉर्मूला पे पुट करने, यहाँ पे तो ना वेट ऑफ सोल्यूट है, ना मास ऑफ सोल्यूट है, ना वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो सर कैसे करेंगे। तो बाबू हमेशा एक चीज को याद रखो, पैरेंट फॉर्मूला क्या था। पैरेंट फॉर्मूला क्या था मेरा, डेल्टा TB बराबर था KB इंटू मोलालिटी। ठीक है, ये तो था मेरा पैरेंट फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको बोला क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए, यानी कि फिर से सर हमसे TB मांग रहा, 1 m यहाँ पर दिया तो TB पे ही पुट कर देते हैं, TB माइनस TB नॉट, KB आपको बोला गया। तो एक्वस सॉल्यूशन बोलते के साथ आपको KB का वैल्यू पर ही बोले थे, पानी का वैल्यू कभी देता है कभी पानी का वैल्यू नहीं देता है, तो जब नहीं दे तो निकाल लो, कितना होता है 0.52। ये 0.52 याद रख लेना, मोलर सॉल्यूशन। तो सर 1 m दिया हुआ था तो यहाँ पे 1 पुट कर दिए। अब आपको TB निकालना है, तो TB बराबर क्या हो जाएगा, TB नॉट प्लस 0.52। पानी का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो 373 था प्लस 0.52, ये हो गया 373.0 052 होता है, 0 जरूर लिख दिए, 373.52 केल्विन। सीधी सी बात, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल सा आंसर, उसको कोई कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान है न्यूमेरिकल बनाना। क्या पता न्यूमेरिकल से डर क्यों लगता है, अगर आप स्कूल लेवल का न्यूमेरिकल बना रहे हो तो आपको कभी भी डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बस क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, ये 2 चीज को पता कर लो, कैसे निकालना खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। आते हैं थोड़ा सा थर्ड टाइप का क्वेश्चन पे, कि थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है उसको भी देख लो, थर्ड टाइप का क्वेश्चन को भी दिखाते हैं। देखो, अगर हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन को दें तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या चाहिए, 6 ग्राम यूरिया एंड 6 ग्राम यूरिया एंड 9 ग्राम ग्लूकोज आर dissolved in 300 gram water. Find the boiling point of solution. Find the boiling point of solution. If boiling point of pure water, जो आपको दे चाहे नहीं दे आपको पता होना चाहिए, if boiling point of pure water is 100 degree Celsius and KB of water is 0.52 Kelvin Kg per mole। ठीक है, देखो हर बार क्या करता था, हर बार वो एक सॉल्वेंट लेता था और उस एक सॉल्वेंट को आपको डिसॉल्व कर देता था। एक सॉल्वेंट लेता था और वो एक सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर देता था और एक सॉल्वेंट को डिसॉल्व करके आपसे उसका डाटा को, उसका वैल्यू को मांगता था। ठीक है, अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने 6 ग्राम यूरिया और 9 ग्राम ग्लूकोज दोनों को 300 ग्राम पानी में डाला। ध्यान देना, क्या बोले, 6 ग्राम यूरिया को लिया उसको भी पानी में डाला, फिर मेरा यहाँ पर देखो ये हो गया मेरे पास क्या 6 ग्राम यूरिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया सर 9 ग्राम ग्लूकोज, ये दोनों को क्या किया, ये दोनों को उसने यहाँ पे 300 ग्राम वाटर में डाला और ये दोनों को डालने के बाद आपसे बोला बता अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, हमको ये चीज पता है कि सर आपका यूरिया हो चाहे ग्लूकोज हो, दोनों में किसी को भी अगर हम डालते हैं तो मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट हर हाल में मेरा बढ़ जाता है। तो आप एक सॉल्यूट को डालो चाहे 2 को डालो चाहे 4 को डालो,
बोइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो हमको आता है निकाल, हम निकाल के बताते हैं। ठीक है, देखो हमको क्या पता है, हमको सर एक चीज पता है, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलारिटी। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलारिटी। अब पानी का पता है सर 0.52। अब सर मोलारिटी तो ना पता, मोलारिटी नहीं पता, तो मोलारिटी का हमको फॉर्मूला क्या चीज पता था, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब इसी को तो नंबर ऑफ मोल को नहीं तो WB/MB गुना, अच्छा चलो ना अच्छा से इसको करवा ही देते हैं। अब मोलारिटी के बारे में क्या पता था कि सर WB/MB गुना 1000/WA इन ग्राम। ठीक है, ये होता, हम लोग ये चीज को अच्छा से पढ़ करके रखे हुए। हम क्या करते हैं सर, ये WB/MB ना इसको नंबर ऑफ मोल कर लेते हैं सीधा। बनाना चाहो तो इसे भी बना सकते हो, पर कोई माथा खराब करके क्या मिलेगा जब हम कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको पता है कि सर नंबर ऑफ मोल WB/MB को हम लोग नंबर ऑफ मोल ले लेते हैं। अब नंबर ऑफ मोल ले लिया तो एक काम कर लो कि यहाँ पे जो ग्राम में है इसको केजी में ही रहने दो, मतलब जो 1000 से जो आपने डिवाइड किया था वो 1000 का डिवाइड को हटा देते हैं और इसको हम लोग केजी में ही रहने देते हैं। क्यों रहने दिए इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो मतलब क्या कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो हमको नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का अगर पता चल जाए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है सर, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब जो कि ग्लूकोज भी है और यूरिया भी है तो दोनों का ले लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ ग्लूकोज और यहाँ मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। फिर सर वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ ग्लूकोज की जगह पर ले लेते हैं यूरिया। अच्छा एक काम कर लो, पहले यूरिया है तो यूरिया ले लो ताकि डाटा पुट करने में दिक्कत नहीं हो, और यहाँ पे कर दो ग्लूकोज। अब आ जाओ वेट ऑफ सॉल्यूट पे देते हैं। तो यहाँ पर यूरिया कितना लिया हुआ था 6 ग्राम, तो यहाँ 6 पुट कर दिए। मोलर मास ऑफ यूरिया का बात करें तो सर यूरिया का मोलर मास याद करने बोले थे 60 होता है, बार बार यूज होगा याद रख लेना। यहाँ पुट कर दिया 60 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करें तो सर वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं ग्लूकोज का वेट, तो ये 9 हो गया। अभी ग्लूकोज का मोलर मास निकाल करके दिए थे, कितना था 180। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये 1/20 हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.05 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 0.15 मोल्स। ठीक है, अब इसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.52 इंटू 0.15। वेट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करें। ठीक है, अच्छा इधर ये फिर कट जाएगा, इधर कर दो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं। यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो तो हमको क्या पता था कि सर जो मेरा डेल्टा टीबी है वो होता था क्या, केबी गुना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे, केबी के जगह पे पुट कर देते हैं कितना। अब चूंकि पानी है तो पानी का केबी तो फिक्स है, आप उसमें कुछ भी मिला लो, अभी बोले थे तो ये हो गया सर 0.52। नंबर ऑफ मोल कितना निकाले 0.15। वेट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो ये 300 ग्राम था, ग्राम को 1000 से डिवाइड करो तो केजी में आएगा, ये 1000 चला जाएगा ऊपर। अब इसको आराम से कट कर दो और सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.26 डिग्री सेल्सियस में, 0.26 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब बात आया कैसे कि सर क्या हमको डेल्टा टीबी निकालना था या फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमको डेल्टा टीबी नहीं निकालना था सर, हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि हमको टीबी निकालना था। तो टीबी निकालने का अपना वही फॉर्मूला जो हमेशा रहता है मेरे पास, टीबी निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ निकाल दें, चलो कहीं भी निकालो बात वही है। देखो तो यहाँ पे हमको क्या पता था कि सर डेल्टा टीबी बराबर होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आ जाओ डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना था 0.26। टीबी हमको सर पता नहीं है, माइनस पानी है तो सर पानी का अगर हम चेक कर ले तो सॉरी टीबी ना, तो अगर हम पानी का अगर हम चेक कर ले तो ये पानी का कितना होता है तो सर 100 होता है, तो इस 100 को यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब यहाँ से टीबी निकाले तो टीबी अगर हम निकाले तो ये उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 100 प्लस 0.26 यानी कि 100.26 डिग्री सेल्सियस। तो 100.26 डिग्री सेल्सियस कर लो। ठीक, यहाँ नहीं लिख रहा इधर लिख देते हैं 100.26 डिग्री सेल्सियस, या इसी को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो 373.26 केल्विन के बराबर ये चीज आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत कोई का क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में क्यों लिया, हर बार तो केल्विन 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 ले रहे थे, तो इस बार आपने डिग्री सेल्सियस में क्यों लिया।
तो इसलिए बाबू हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में लेने के लिए गए, क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि जो मेरा यहाँ टीबी था ये 100 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था, और वही 100 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को अगर हम 373 यहीं पर पुट करके बना लेते तो हमको यहाँ पर 0.26 जो है वो डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन में आ जाता। ऐसे भी एक चीज को याद रखिएगा, आपका जितना अंतर, ठीक है याद रखना, आपका जितना अंतर केल्विन में आता है उतना ही अंतर जो आपका डिग्री सेल्सियस में भी होता है। जैसे यहाँ देखो, हम यहाँ पर अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कितना का अंतर आएगा, 26 डिग्री सेल्सियस 26 का। और वही अगर हम केल्विन में इसका डाटा को देखते हैं तो बोले थे क्या कि इसका केल्विन में अगर डाटा को देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 373.26। तुम गौर करो दोनों के केस में आपका जो अंतर है वो आपका 0.26 का ही है। तो यहाँ पर हम लोग चेंज निकाल रहे हैं, तो जो मेरा चेंज है वो चेंज जो है वो हर हाल में इक्वल रहता है। चेंज इक्वल रहता है कहने का मतलब क्या हो गया कि केल्विन में जो चेंज है डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही चेंज होगा। अगर ऐसे समझ में आ गया तो बढ़िया बात, नहीं तो एक काम हम करते हैं, हम एक डाटा दे करके इसको और अच्छे से समझा देते हैं ताकि ये विवाद कभी आपके साथ नहीं हो कि ये डिग्री सेल्सियस का क्यों लिखे और केल्विन क्यों लिखे। केल्विन भी लिखेगा वही आएगा, डिग्री सेल्सियस भी लिखेगा वही आएगा। ठीक है, चलो जैसे काम करते हैं, हम तो सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम पहला केस ले लेते हैं, केस 1। ये हो गया मेरा केस 1 जहाँ पर पानी है, पानी में का प्योर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सर, 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या किया, वही 100 ग्राम हम ग्लूकोज को मिला देते हैं। ठीक है, 100 ग्राम हम ग्लूकोज को मिला देते हैं, तो हम मान करके चलते हैं कि इसका हो गया कितना, 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में अगर हम चेंज निकाले तो कितना हो जाएगा, 100.5 माइनस 100, तो 100.5 माइनस 100 यानी कि 0.5 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, ये हो गया 0.5 डिग्री सेल्सियस का चेंज। अगर हम डिग्री सेल्सियस में निकालें, इसी को अगर हम केल्विन में सॉल्व करें तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 373 केल्विन। टीबी पे आ जा, अब इसमें भी सर सीधी सी बात है, 373 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 373.5 केल्विन। यहाँ से भी डेल्टा टीबी निकालो तो 373.5 माइनस 373, यहाँ पे भी आ गया 0.5। बस यहाँ डिग्री सेल्सियस में लिए तो यूनिट डिग्री सेल्सियस पुट किए, यहाँ केल्विन में लिए तो यूनिट केल्विन पुट कर दिए। देख लो जो मैग्नीट्यूड था 0.5 वो डिग्री सेल्सियस में भी है, जो मैग्नीट्यूड था 0.5 वो केल्विन में ही है। तो आपका चेंज जो होता है वो कभी भी आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, आपका बस यूनिट उसका चेंज हो जाएगा। तो ये चीज को दिमाग में बैठा लो ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको इसका। अब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसके बाद आपका जितना पॉसिबल टाइप उनको पता था वो सारा करवा दिए। आपको टेलीग्राम चैनल में इसका क्लास नोट्स मिल जाएगा, आराम से उसको कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा बुक का क्वेश्चन हम आपका पीडीएफ को डाल देंगे, वहां पर उसको सॉल्व कर लेना। कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या आएगा, देखो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इन अ सॉल्यूशन 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे यहाँ पर हमको कोई डाटा मिला, लिख लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या बोला, तो 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट डिसॉल्व इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर बेंजीन का क्या हो गया, तो बेंजीन है 125, तो यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं तो ये हो गया 125 ग्राम। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन आपको दिया हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन मतलब क्या दिया हुआ कि आपको प्योर बेंजीन का मतलब कि प्योर सॉल्वेंट का टीबी नॉट का वैल्यू 80 डिग्री सेल्सियस है, तो 80 प्लस 273 कर लोगे, तो 80 प्लस 273 अगर हम करते हैं तो 80 प्लस 273 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 8 7 15 2 1 3, यहाँ पर 0 1 3, ये हो गया 353 केल्विन के बराबर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, मतलब कि जो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, तो 80.66 डिग्री सेल्सियस। तो 80.66 यानी कि कहने का क्या हो गया, 353.66 केल्विन दिया हुआ। इफ Kb फॉर बेंजीन, अगर बेंजीन का आपका Kb का वैल्यू है तो बेंजीन का जो Kb का वैल्यू है ये कितना है 3.28 केल्विन केजी पर मोल। तो फाइंड द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मोलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मांगा है। ठीक है, ये सारा डाटा आपका क्वेश्चन का दिया हुआ है। मतलब अब तक क्या होता था, अब तक ये चीज होता था कि हमको यहाँ पर
दे देता था सारा डाटा और बोलता था कि आप हमको बताइए डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना होगा, ये चीज बोलता था सारा डाटा दे करके। अब की बार क्या किया कि सारा डाटा दे दिया और आपसे बोला कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट को बताओ, आप किस सोल्यूट को आप डाले हो उसका मोलर मास क्या होगा, ठीक है। तो देखो कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, मेरा कहानी तो वही चीज है ना कि हमको बस सर फॉर्मूला से पता। अच्छा क्वेश्चन को मिटा रहे, चूंकि क्वेश्चन बहुत लंबा जगह ले लिया, फिर डाटा मिटाना पड़ जाएगा तो दिक्कत होगा। तो इसको मिटा रहे हैं, इसको देख लो यहाँ पे कि किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाए तो हमको इतना सारा चीज देख के क्या पता है, हमको बस एक ही चीज पता है कि जो मेरा डेल्टा टीबी होता है वो केबी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी करने का मतलब डब्ल्यू बी बाई एम बी गुना 1000 बाई डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा डेल्टा टीबी मतलब क्या? अब देखो तो यहाँ पर क्या चीज था, यहाँ पर अगर हम डेल्टा टीबी को देखें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी। बेंजीन का केबी क्वेश्चन में दिया हुआ था, बेंजीन का केबी कितना दिया हुआ था 3.28। वेट ऑफ सॉल्यूट का अगर हम बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट अगर हम देखने जाए तो था 3.3, मोलर मास नहीं पता, इनटू 1000 बाई डब्ल्यू। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो था वो आपका क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्वेंट था 125। तो सीधा सीधा इसको काट लो ना, इसको अगर हम काटेंगे तो ये 8 बार में कंप्लीट कर जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम डाटा को पुट करें तो डाटा को पुट करके माइनस करोगे तो 0.66 आ जाएगा। 3.28 इंटू 3.3 बाई एम बी इंटू 8। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करते हैं। 33 गुना 66 ऐसे ही कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं 100। ये आपका 33 गुना 66 हो गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब यहाँ से अगर हम एम बी निकालना चाहें तो एम बी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये 3.28 इंटू 8, 3.28 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा टर्म लिखा गया होगा। ये 2 नीचे चला जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 5 बार में इसको काट दो, 8 25 40 हो गया। अब ये 8 25 40 इंटू 3.28, तो 3.28 इंटू 40 को गुना कर 832 के 4 हाथ में 3 4 2 8 3 11 के हाथ में 4 12 1 13 1 इधर, ये हो गया 131 के अप्रॉक्स, यानी 131.4 इसका मोलर मास आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज का क्लास अच्छा से समझ में आ गया होगा। आपको आज के क्लास में क्या समझ में नहीं आया आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक। आपको आज का क्लास का क्या चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगा आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर कोई शिकायत है सुझाव हो तो आप उसके लिए बताओ, हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आज का पूरा क्लास का लिंक दे देंगे, पूरा क्लास का नोट्स दे देंगे, सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को ये टॉपिक अच्छा से क्लियर हो सके। धन्यवाद।